कंडक्टर्स, जब इनकी बात करते हैं अर्धचालकों की, तो ये वो होते हैं जो शुरुआत में तो कुचालक होते हैं, शुरुआत में तो ये कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, यानी ये शुरुआत में इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे इनका ताप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो इनमें धारा का चालन होने लगता है ना। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर इनमें जाते हैं संयोजकता बैंड से चालन बैंड में, और उसके बाद इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, तो ये है अर्धचालक। अर्धचालक की बात करें दोस्तों, तो इसमें अपन एग्जांपल दे सकते हैं जैसे सिलिकॉन का और जर्मेनियम का मुख्य रूप से एग्जांपल अपन दे सकते हैं। ठीक है, तो चालक, कुचालक और अर्धचालक। अब अर्धचालक जो होते हैं, इनकी खास बात बताता हूं आपको, इनका तापमान बढ़ाने पर, यहां लिखता हूं, देखिए अर्धचालक, सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर्स की जब हम बात करते हैं, तो याद रखें अर्धचालक या सेमीकंडक्टर्स में जब इनका तापमान बढ़ाया जाता है, जब इनका तापमान बढ़ाया जाता है तो इनका प्रतिरोध क्या होता है, कम। प्रतिरोध मतलब धारा बह रही है और धारा के मार्ग में आने वाली रुकावटों को क्या कहेंगे, प्रतिरोध। तो जैसे ही तापमान बढ़ाओगे वैसे इनमें प्रतिरोध क्या होगा, कम, और प्रतिरोध जब कम होगा तो इनमें धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी धारा इनमें बहने लगेगी, धारा बहने लगेगी। तो ये अर्धचालक हैं, अर्धचालक। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, स्टार लगा लेना इस पे, इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है एल्फा, वो होता है नेगेटिव, यानी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है, कम। जबकि चालकों के लिए, कंडक्टर्स के लिए इस एल्फा का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी अगर आप चालक पदार्थ के लिए तापमान बढ़ाएंगे तो उसमें प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, लेकिन अर्धचालकों में उल्टा होता है, जब इनमें तापमान बढ़ाते हैं तो इनमें प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम। इसका मतलब अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक नेगेटिव होता है और चालकों के लिए ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब दोस्तों जब हम अर्धचालकों की बात करते हैं, जब हम तापमान बढ़ाते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, तो तापमान बढ़ाने पर इनमें विद्युत धारा बहने लगती है। ठीक है, तापमान बढ़ाने पर इनमें विद्युत धारा बहने लगती है। ऐसे अर्धचालकों को हम कह देते हैं नेज या शुद्ध अर्धचालक। ऐसे अर्धचालकों को हम कहते हैं नेज या शुद्ध अर्धचालक। लेकिन अब इन नेज अर्धचालकों में अगर हमें धारा का मान और बढ़ाना है, अगर इन नेज या शुद्ध अर्धचालकों में हमें धारा का मान और बढ़ाना है, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, इनमें डोपिंग करनी पड़ेगी, इनमें मिश्रण करना पड़ेगा, इनमें डोपिंग या अपमिश्रण करना पड़ेगा। तो इनमें धारा का मान बढ़ाने के लिए, इन नेज या शुद्ध अर्धचालकों में धारा का मान बढ़ाने के लिए, धारा का मान बढ़ाने के लिए डोपिंग या अपमिश्रण करना पड़ता है, डोपिंग या अपमिश्रण करना पड़ता है। और जब हम डोपिंग या अपमिश्रण करते हैं, तो उसके आधार पर हमारे पास दो तरह के अर्धचालक निकल कर आते हैं, दो तरह के अर्धचालक निकल कर आते हैं, एक पी प्रकार के अर्धचालक और एक एन प्रकार के अर्धचालक। एक पी प्रकार के अर्धचालक और दूसरे एन प्रकार के अर्धचालक। पी प्रकार का मतलब है पॉजिटिव और एन का मतलब है नेगेटिव। प्रश्न क्या आएगा, प्रश्न दो बनते हैं यहां से। पी प्रकार के अर्धचालक, इधर बात कर लेते हैं। देखो दो तरह के अर्धचालक हैं, एक है पी प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालक, और एक है एन प्रकार के अर्धचालक, एक है एन प्रकार के अर्धचालक। एन प्रकार के अर्धचालक। पहले तो ये समझो कि P का मतलब पॉजिटिव और N का मतलब नेगेटिव, यानी यहां आवेश का वहन कौन करेंगे, तो यहां आवेश वाहक होंगे होल्स, यहां आवेश वाहक होंगे होल्स। और होल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव। और यहां आवेश का वहन कौन करेंगे, तो यहां आवेश का वहन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं।
तो ये आपको याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि दोस्तों पी प्रकार के अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, है ना। कैसी अशुद्धि मिलाते हैं? त्रिसंयोजी अशुद्धि। त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं। अब ये त्रिसंयोजी अशुद्धि कौन कौन सी हैं? तो त्रिसंयोजी अशुद्धि में याद रखना है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इन चीजों की अशुद्धि मिलाते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम में। और यहां एन प्रकार के अर्धचालकों में हम पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं। पंच संयोजी, हम कौन सी अशुद्धि मिलाते हैं? पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं। पंच संयोजी अशुद्धि। और पंच संयोजी अशुद्धि में हम कौन कौन सी मिलाते हैं? जैसे कि फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है। तो यहां पी प्रकार के अर्धचालकों में आवेश वाहक का काम कौन करेगा? होल्स करेंगे, और ये धनावेशित होते हैं। और एन प्रकार के अर्धचालकों में आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये ऋणावेशित होते हैं, नेगेटिव होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालकों में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, और एन प्रकार के अर्धचालकों में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, ठीक है ना। तो सिलिकॉन, जैसे अपन बात करें, यहां सिलिकॉन है, और सिलिकॉन में बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। यहां भी मैं लिख देता हूं सिलिकॉन, और बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। इस तरह से बंधा हुआ है। जब इसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे तो बताओ उसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है? कम। तो काफी सारे क्या बन जाएंगे? होल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? होल्स। और वो होल्स क्या करेंगे? आवेश वहन का काम करेंगे। लेकिन जब इसमें पंच संयोजी अशुद्धि मिलाएंगे जिनमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं बाहर वाले कोश में, तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? फिर आवेश का वहन करेंगे। तो इस तरीके से एक होते हैं यहां पर पी प्रकार के अर्धचालक, और एक होते हैं यहां पर एन प्रकार के अर्धचालक। तो डोपिंग या अपमिश्रण में हमारे पास 2 तरह के अर्धचालक निकल कर आए, एक पी प्रकार के और दूसरा एन प्रकार के। सिंपल है, क्लियर हुआ पॉइंट यहां पर? चलिए, तो ये अपन ने बात की। अब हम बात कर लेते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, और उसके बाद अपनी आज की कक्षा को करेंगे यहां पर समाप्त, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रश्नों के बारे में। अब प्रश्नों का जवाब बहुत पढ़ा दिया, काफी सारा सब कुछ। अब प्रश्नों का जवाब आपको देते हुए चलना है फटाफट से। हर एक प्रश्न का उत्तर फटाफट से, सबका उत्तर आना चाहिए भैया ना। अब ये आपकी परीक्षा है कि आप कितना कर पाते हैं, कितना क्या कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है यहां पर, प्रश्न वही लेके आया हूं जो बेहद 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 इंपॉर्टेंट है और जिनके आने की संभावना बेहद ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए हर प्रश्न का उत्तर आपको देना है यहां पर, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी पृथ्वी से, है ना। पहले तो ये समझो ये पलायन वेग होता क्या है? एक ऐसा वेग जिससे किसी वस्तु को फेंका जाए तो वायुमंडल से पार, यानी गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाती है, बाहर, उसे कहते हैं पलायन वेग। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग होता है दोस्तों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर यही चंद्रमा के लिए पूछा जाए तो चंद्रमा के लिए पलायन वेग होता है 1.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग होता है 1.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी के लिए होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम वेग से अगर कोई वस्तु फेंकी जाती है तो वापस यहीं घूम फिर के आ जाएगी। तो कम से कम 7.9 से तो ज्यादा से फेंकनी है, और अगर 11.2 से फेंक दी तो पार ही हो जाएगी, और अगर इससे ज्यादा फेंकी तो फिर घूमने लगेगी पृथ्वी के चारों तरफ ही। बस ये सिस्टम है, 3 सिस्टम याद रखना। अगर 11.2 से फेंकी या इससे ज्यादा से तो पार हो जाएगी, अगर 7.9 से कम से फेंकी तो वहीं गिर जाएगी, और अगर 7.9 से ज्यादा फेंकी और 11.2 से कम रह गई तो फिर वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगेगी। तो यहां पर सटीक उत्तर हो जाएगा आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये पृथ्वी का पलायन वेग है, यानी इस वेग से अगर आप पृथ्वी से किसी वस्तु को फेंकोगे तो वो वायुमंडल पार करके बाहर चली जाएगी। बताओ भाई, पढ़ाई तो आपने, है ना, जल्दी से बताओ। चंद्रयान 2 कहां से लॉन्च किया गया? बहुत पढ़ाई, बालासोर भूल जाना। और ये आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2, और किससे भेजा गया था, किसके द्वारा? तो GSLV मार्क 3 से, है ना, GSLV मार्क 3, ठीक है। बाहुबली रॉकेट कहते हैं इसको। पढ़ो भाई, ये वो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट वाले जहां से बार बार प्रश्न अलग अलग एग्जाम्स में आते हैं।